हाँ भाई, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में अपना पार्टनरशिप चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था, सारे जो भी उसके डिविजन्स हैं, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर किए थे हमने? घबराओ मत, पार्टनरशिप वापस नहीं कर रहे अपने। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, कंपनी अकाउंट्स। देखो यार, पता क्या होता है, मेरी बात सुनना। बिजनेस दो तरीके से कर सकते हैं मेनली, अगर अपने करना चाहें तो। क्या? एक तो सिर्फ वो बिजनेस कर सकते हैं जिसमें वन या फिर सोल ओनर होता है, मतलब जिसका मालिक सिर्फ और सिर्फ एक होगा, बिजनेस को चलाने वाला, बिजनेस से कमाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति होगा। सर इसको सोल नाम सुना हुआ है तुमने? हाँ सर, वही वाला। कौन? जूते वाला नहीं, ये वो है जो हमने 11th में पढ़ा था। क्या? 11th की पूरी अपनी अकाउंट्स की बुक है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। मतलब अगर एक अकेला बिजनेस का मालिक एक है, तो उसके में कैसे कैसे अकाउंटिंग करेंगे, कैसे फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे हमने 11th पास करी जैसे तैसे करके, फिर हम 12th में आए। 12th में क्या होने लगा? मोर देन वन ओनर होने लगे बिजनेस के, ठीक है। बिजनेस के किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक व्यक्ति नहीं चला रहा, अब एक से ज़्यादा चला रहे हैं। अब इसमें भी हमने दो डिवीजन कर दिए। कैसे? एक तो सर कर दिया क्या, जो एक से ज़्यादा चलाने वाले हैं उसको बोल दिया अपनों ने क्या, पार्टनर्स। ये कौन सा चैप्टर करके आए फिर अपने? हम चैप्टर जो करके आए हैं, पूरी यूनिट है, चैप्टर भी नहीं है। क्या नाम है उस यूनिट का? पार्टनरशिप, ठीक है। अच्छा सर, हाँ पार्टनरशिप भी मतलब क्या है? एक से ज़्यादा पार्टनर होने चाहिए, बेसिक कंडीशन है। अगर एक अकेला है तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक से ज़्यादा बंदे थे चलाने वाले, उनको बोलते हैं पार्टनर्स। अब सर कभी कभार क्या है, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब जो कंपनी को चलाने वाले या कंपनी में जिनका पैसा लगा होगा, उनको क्या बोल देते हैं ये? मेंबर्स। या फिर अपने लेवल पर समझना चाहें तो कभी कभार ये भी बोल देते हैं, ये क्या बोल देते हैं? शेयर होल्डर्स। क्या बोल देते हैं? शेयर होल्डर्स। अब सर ये तो नया वर्ड आ गया हमारे लिए, बिल्कुल उसके लिए बेसिक से बिल्कुल बात करेंगे, चर्चा होगी इस पर डिटेल वे में, ठीक है। डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं अपने इस पर। पहले ये बेसिक समझो। क्या सर, जो पार्टनरशिप में बंदे बिजनेस चला रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? पार्टनर्स। और जो कंपनी में भी बंदों का पैसा लगा होगा उनको क्या बोलेंगे हम? मेंबर्स, या फिर मेनली शेयर होल्डर बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये मेन बात थी कि कंपनी अकाउंट्स और इसमें क्या फ़र्क है। सर एक बात बताओ, इसमें और इसमें एंट्री अलग अलग होती थी क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में? मैं ऐसे एंट्री नहीं पूछ रहा कि कैश टू वेजेस इसमें होती थी या नहीं होती थी, रूल्स क्या सेम अप्लाई होते थे? कि अगर मान लो एक्सपेंस है, डेबिट हो रहा है, तो यहाँ भी एक्सपेंस डेबिट हो रहा था और यहाँ भी एक्सपेंस डेबिट हो रहा था। हाँ सर बिल्कुल। यहाँ पे लाइबिलिटी क्रेडिट होती थी, तो क्या यहाँ पे लाइबिलिटी डेबिट होती क्या? नहीं, यहाँ पे भी लाइबिलिटी डेबिट नहीं हो रही थी, क्रेडिट ही हो रही थी। सर फिर यहाँ पे क्या होगा यार? अकाउंट्स के रूल तो थ्रू आउट द, मतलब जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम ही चलेगा ना, बस ठीक है नेचर बदलता रहता है। यहाँ पे कैसे खर्चे थे सर? वेजेस वाले, प्रॉफिट बांट रहे हैं, ड्राइंग एडिशनल या फिर फ्रेश इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल वाला। यहाँ पे क्या था सर? गुडविल ट्रीटमेंट करते थे, रिजर्व एंड सरप्लस बांटते थे, तीनों पार्टनर में ओल्ड पीएसआर, सैक्रिफाइसिंग पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सर यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होगा? तो यहीं पे इसी बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये पहले बेसिक डिफरेंस था किसमें? सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, एंड यहाँ पे जो डिस्कशन होएगी अपनी वो क्या होएगी? कंपनी अकाउंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्कशन करने लग रहे हैं अपने। अब इसको एक बार करना चाहते हो तो कर लो ना, फिर अपने रब करते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो भी अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब समझना कैसे। सर पहले एक बात बताओ मुझे आप, कंपनी अकाउंट्स है, इतना तो मैं भी अपने चार्ट बना के बता दिया कि सर इसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता था चीज़ों का, अगर वो चीज़ यहाँ पे आ गई, जैसे मान लो जनरल रिजर्व आ गया, तो उसका भी ट्रीटमेंट होगा। बट यहाँ पे नेचुरल आइटम्स, जनरली आइटम कौन कौन सी आएंगी? जैसे सर कंफ्यूज कर रहे हो आप, में समझो
मान लो जो हम सोल प्रोप्राइटरशिप करके आए हैं उसमें मेनली क्या होता था, सर क्लोजिंग स्टॉक है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, सर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, सर एक तो आता था ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, एक आता था अपना एसेट साइड में, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, ऐसे मतलब वेजेस पे कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, कैपिटल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर हमारे पार्टनरशिप में, सर पार्टनरशिप में गुडविल, क्या कभी पार्टनरशिप तुम सुनो, पार्टनरशिप में कभी तुमने सुनी है बात कि सर हमने वेजेस पे करे, नहीं सुनी होगी, है ना। अच्छा, तो मतलब सर अगर सुननी होती तो वही एंट्री करते वेजेस टू कैश ही, बट क्यों नहीं करी, क्योंकि सर यहाँ पे ट्रीटमेंट चीज़ों का अलग तरीके से होता है, भले रूल से हम चलेंगे बट यहाँ पे फर्म की बात करते थे सिर्फ हम। अब आते कंपनी की बातें। एक बात बताओ सर, थोड़ा सा पहले और बेसिक जानने की कोशिश करते हैं फिर आते थ्योरी पार्ट पे। सर एक बात बताओ, जब पार्टनरशिप में भी एक से ज़्यादा बंदे बिजनेस चला रहे होते हैं, उनका पैसा लगा होता है, और कंपनी को भी एक से ज़्यादा लोग चला रहे होते हैं, उनमें भी एक से ज़्यादा लोगों मतलब मनी इन्वेस्ट की होती है। तो सर फिर फ़र्क क्या है इनमें, कोई फ़र्क तो है ही नहीं। मेरा मन करेगा मैं पार्टनरशिप कर लूँगा, मेरा मन करेगा मैं कंपनी खोल लूँगा, नहीं फ़र्क है। समझो कैसे, पार्टनरशिप में क्या होता है, फर्म होती है, बिल्कुल सर, और कंपनी में इटसेल्फ क्या होती है, कंपनी होती है। ठीक है, ठीक है जी, कंपनी में क्या होती है, सिर्फ और इटसेल्फ कंपनी होती है। अब सर मुझे फ़ायदा क्या है, मैं कौन सी चीज़ जो मैं लूँ, अगर मेरे को बिजनेस करना है, मैं और मेरे दोस्त मिलके बिजनेस करना चाहते हैं, तो कंपनी वाला ऑप्शन चुनूँ बिजनेस करने के लिए या पार्टनरशिप वाला। यार देखो डिपेंड करता है, अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं, तुम्हें किसी से कोई मांगने की ज़रूरत नहीं है, फिर तुम कंपनी कर लो, कंपनी करो। नहीं सर फिर हम पार्टनरशिप करेंगे। क्यों सर, समझो कैसे, ये एक रूल है क्या कि फर्म कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकती फर्म। मतलब सर अगर पैसा चाहिए तो ये मतलब एक बात बताओ, सारी बातें बाद में है, तुमने अपने 7 से सुना होगा एक नाम शेयर, हाँ सर मैंने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उस कंपनी के XYZ लिमिटेड के शेयर खरीदे हैं। मतलब क्या है कि सर वो हमें एक पर्ची पे लिख के देती थी कि हाँ भाई तुम्हारे इतने पैसे आ गए, अब तुम इतने रुपये के हमारी कंपनी में हकदार या फिर शेयर होल्डर बन गए। तो उससे क्या करना चाह रही है, वो जो पैसे लेती थी हमसे क्या करती थी, अरे वो हमसे पैसे लेके बिजनेस चलाती थी अपना, और कल को जो बिजनेस का प्रॉफिट होता था उसमें हमने जितना पैसा लगाया था शेयर खरीद के उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट दे देती थी। मतलब उसको बिजनेस चलाने के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो वो पब्लिक में आई शेयर लेके अपने कि हाँ भाई शेयर ले लो, शेयर ले लो, बेच रही हूँ मैं, और हमने पब्लिक में से निकल के आए, मैंने कहा टेक फॉर द वन, मैं लूँगा शेयर तुम्हारा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सर यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पे अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी फिर यहाँ पे एक और तरीका चलता है, क्या, यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, कंपनी को या फिर फर्म को अगर जरूरत पड़ेगी ना, क्या ले लेती है कंपनी, लोन ले लेती है। सर शेयर इशू करो या लोन लो, बात तो एक ही है, कल को इनको भी पैसा लौटाना है, इनको भी पैसा लौटाना है, इनको पर शेयर बेचे हुए ना जिसको, उसको पैसा उसी केस में लौटाएंगे हम, अगर जिनको हमने सिक्योरिटी इशू कर रखी हैं, जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। अगर हमारा प्रॉफिट ही नहीं हो तो वो कहेंगे भैया देखो तुमने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था, हमने तुम्हें शेयर होल्डर बनाया था। ये बहुत आगे की बातें, नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, तुम क्या हो, हमारे ओनर हो। अगर प्रॉफिट होगा ओनर को तभी मिलेगा, और लॉस होगा तो ओनर को कुछ मिलेगा भी नहीं, जो तुम्हारे पैसे लगे हुए थे वो भी चले गए। बट जिससे लोन लिया होता है ना हमने, वो कहता है मुझे मतलब नहीं तुम्हारा कोई मुनाफा हो रहा है नहीं हो रहा, तुम्हारे पार्टनर की तबीयत खराब है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, मुझे मतलब नहीं है, मुझे इस, मैं मान लो 1 करोड़ रुपए का लोन दिया है एट द रेट 9% पर एनम के हिसाब से, तो मुझे 1 साल के अंत में अगर तुम मुझे वापस देने आओगे सारी चीज़, सारा पैसा, तो 1 करोड़ तो देना ही पड़ेगा, प्लस 9% कितना हो गया, 90,000, यानी कि 1.09 करोड़, 1,90,000 रुपये देना पड़ेगा तुम्हें अगर तुम्हें पूरी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे कहता, ये कहता हर केस में देना पड़ेगा, ये कहता नहीं हर केस की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे क्योंकि हमें पता लग गया कि कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है क्या, सिक्योरिटी
तो रीपेमेंट यहाँ पे होएगी, मतलब जो भी मतलब हम करते हैं पेमेंट करेंगे ना वापस, जो हमने शेयर खरीदे थे, जिन्होंने हमने शेयर खरीदे हैं, तो कल को हम कहेंगे भैया हमारे को 2 पैसा, रीपेमेंट होएगी ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तभी इसकी रीपेमेंट होगी। तो ये डिफरेंस था कि इसमें पार्टनरशिप में और कंपनी में। अगर दूर से थर्ड आई व्यू देखें तो क्या होगा, सर कोई दिक्कत ही नहीं, जो मर्जी कर लो, एक से ज़्यादा बंदे ओनर करने के लिए, मतलब बिजनेस चलाने के लिए एक से ज़्यादा बंदे मिलकर बिजनेस चला चाहते हो तो कोई नहीं, आप पार्टनरशिप खोल लो। एक कहता चलो कंपनी खोल लेते हैं, ऐसे नहीं खोल सकते, डिपेंड करता है। क्यों, अगर पार्टनरशिप खोलोगे तो फर्म बनेगी तुम्हारी, और फर्म कभी भी सिक्योरिटी नहीं कर पाएगी। अगर कल को तुम्हें पैसे की किल्लत हुई तो तुम्हें लोन लेना पड़ेगा, और लोन लोगे तो कल को प्रॉफिट हो या ना हो, मतलब जिस पर्पस के लिए लोन लिया था यानी कि बिजनेस चलाने के लिए, उस बिजनेस से प्रॉफिट हो या ना हो, उस लोन को तुम्हें विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे क्या होगा, सर यहाँ पे क्या होगा, इशू कर सकते हैं हम सिक्योरिटी, और हमें पेमेंट भी तभी करनी पड़ेगी जब प्रॉफिट होगा। ये तो बहुत फायदे वाली बात है कंपनी तो यार, अगर प्रॉफिट नहीं तो पेमेंट भी नहीं, प्रॉफिट तो पेमेंट, बिल्कुल सही है, बट इतनी भी फायदेमंद नहीं है। अगर तुम्हें 100% श्योर है कि जो बिजनेस चला रहा हूँ वो मार्केट में अच्छा चलने वाला है, फिर ये घाटा भी कर देती है। क्यों, जैसे मान लो ये प्रॉफिट में से हिस्सा देगी, किनको देगी, जो इन्होंने पैसा लगाया था ओनर को, तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग करना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया तो सर मान लो मैंने आपको रफ आइडिया दे रहा हूं मैं, जितने कंपनी ने टोटल शेयर इशू किए थे उसका 1/10 शेयर मैंने लिया हुआ है। अच्छा, कंपनी को टोटल प्रॉफिट हो गया 1 करोड़ का, तो मुझे उस 1 करोड़ में से कितना पार्ट मिलना चाहिए, सर मैंने 1/10 शेयर खरीदा हुआ है, यानी कि कंपनी में जितने पैसे लगे हैं उसका 10वां हिस्सा 1/10 पार्ट मैंने लगाया है, तो अब जो प्रॉफिट हुआ है उसका 1/10 पार्ट भी मैं ही लूँगा। अच्छा, 1 करोड़ का 1/10 क्या होगा, 10 लाख। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा केस आ जाओ, सर मेरे को प्रॉफिट हो गया 2 करोड़ का, फिर सर फिर 2 करोड़ का 1/10 लूँगा मैं, कितना हो गया, 20 लाख। देख रहे हो, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी पेमेंट भी बढ़ती जा रही है। जरा यहाँ पे आओगे, सर मेरे को प्रॉफिट हुआ पार्टनरशिप फर्म के केस में कितना, 1 करोड़ का, कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 करोड़ का, और मैं कह रहा हूँ मैं अभी लोन नहीं चुका रहा, लोन तेरा बाद में चुकाऊंगा, अभी सिर्फ कितना क्या चुका दूंगा तेरे को मैं, इंटरेस्ट चुका दूंगा। इंटरेस्ट कितना है जी इसका, 90,000। तो अब मुझे कितना पेमेंट करनी पड़ेगी 1 करोड़ में से, सिर्फ 90,000, बाकी सारा अपना। वो देखो वो कहाँ बढ़ती जा रही थी पेमेंट, उनकी करनी पड़ रही थी शेयर होल्डरों को। यहाँ पे क्योंकि फिक्स पेमेंट होती है, तो अगर प्रॉफिट्स आपके चांसेस ज़्यादा हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज कर लो। क्यों, क्योंकि सिर्फ फिक्स पेमेंट करनी पड़ेगी, रिस्क है नहीं फिर। और अगर तुम्हें लगता है कि भैया कल को लॉस भी हो सकता है, कल को लॉस भी हो सकता है, फिर ये कहेंगे हम तो भैया 90,000 हर केस में लेंगे ही लेंगे, फिर तुम ये वाला चक लो। अगर तुम्हें रिस्क नहीं लेना फिर तुम ये वाला चक लो कि भाई ठीक है, अगर लॉस हो भी गया तो कोई नहीं, फिर ये हमारे साथ मिलके सहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है पार्टनरशिप और कंपनी का। तो एक बार ये नोट करना तो कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से करते चले आएंगे अपने, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं फिर एक बार। सर एक बात बताओ, यहाँ पे मैं तुम्हें तीसरी बार बोल रहा हूँ, पहले मैंने एक बार बोली थी जब स्टार्ट कराया था ये चैप्टर, फिर जब ये डिफरेंस समझाया तब, और फिर अब तीसरी बार बोल रहा हूँ मैं कि एक बात बताओ मेरे को आप कि भाई क्या इसमें एंट्री के रूल्स चेंज होंगे। नहीं सर, एंट्री के रूल चेंज तो नहीं होंगे, मतलब अगर एक्सपेंस और एसेट को हम डेबिट करते थे तो आज भी यहाँ भी एक्सपेंस और एसेट को डेबिट करेंगे। रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करते थे तो आज भी रेवेन्यू प्रॉफिट, यानी कि इस चैप्टर में भी रेवेन्यू प्रॉफिट्स और लाइबिलिटीज़ को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इतनी बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। बट यहाँ पे किस तरीके की एंट्रीज आएंगी वो देख लो। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, अब थोड़ा सा तुम्हारा बेस बिल्ड हो चुका है। सर क्या कंपनी पैसे की नीड को पब्लिक में जाके कोई सिक्योरिटी इशू करके पूरा कर सकती है। सर अभी आपने यहाँ पे कंपनी लिखा था, यहाँ पे आपने लिखा है हाँ इशू कर सकती है सिक्योरिटी, बिल्कुल सही है आपका जवाब कि सिक्योरिटी इशू हो सकती है। अब देखना आगे, कंपनी सिक्योरिटी इशू करेगी तो क्या, एक बात बताओ मुझे, जनरली क्या होता है, कंपनी को मान लो कंपनी चलाई, ठीक है, अब कंपनी में रिक्वायरमेंट आ गई कितने रुपए की, वेट मिनट यार इसका ना एक बार रिफिल कर लें।
हाँ भाई ठीक है, तो अब हम रिज्यूम मोड पे आते हैं। देखो कैसे क्या बोल रहा है ये। अगर मान लो हमें 1 करोड़ के फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमें 1 करोड़ के फंड्स की रिक्वायरमेंट है। किसकी बात कर रहा हूँ? अब पार्टनरशिप एक बार भूल जाओ, सोल प्रोप्राइटरशिप भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ कंपनी याद रखना, ठीक है। अच्छा, हमें 1 करोड़ के फंड्स की रिक्वायरमेंट है। कंपनी कहती है यार, जब मैं मतलब जो कंपनी चला रहे हैं वो लोग कहते हैं यार, जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी हमने किस मोटिव से पार्टनरशिप ना चुन के कंपनी वाला फॉर्म चुना था बिजनेस करने का, क्योंकि ना यहाँ पे अगर हमें ज़रूरत हुई पैसों की तो हम क्या कर लेंगे, पैसे हम पब्लिक से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ना कभी भी ना ऐसा नहीं होगा, जनरली बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं होता कि 1 करोड़ का 1 करोड़ कंपनी को आज ही रिक्वायरमेंट है। क्या होता है, जैसे मान लो कंपनी ने किसी प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना है, ये प्रोजेक्ट पे पैसा लगता है, जनरली ना प्रोजेक्ट पे पैसा इंस्टॉलमेंट्स पे लगता है। जैसे मान लो कि प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी चाहिए, तो 1 करोड़ में से 25 लाख की आज मशीन आएगी, फिर सर 2 महीने बाद ये मशीन इंस्टॉल होके सब स्टार्ट होके इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो रॉ मटेरियल आ जाएगा 25 लाख का। ऐसे ऐसे करते करते मार्केटिंग पे पैसा लगेगा, सैलरी वेजेस देने पड़ेंगे, तो 1 करोड़ अभी नहीं चाहिए। मान लो कंपनी ने एस्टिमेट लगाया कितना कितना अब चाहिए हमें, कंपनी कहती यार एक काम कर, मेरे को चाहिए 30 लाख रुपए अब चाहिए, 20 लाख चाहिए मान लो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, फिर सर 25 लाख चाहिए 2 महीने उसके बाद में, और फिर सर 1 महीने बाद में 25 लाख चाहिए। ऐसे करके 1 करोड़ मुझे 4 इंस्टॉलमेंट्स में या पार्ट्स में चाहिए, ठीक है। तो यार अब ये इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो कंपनी से पब्लिक से आज के आज 1 करोड़ रुपए डिमांड कर ले, उसमें घाटा है, पता है क्या, आज कितने यूज़ होंगे 30 लाख, फिर बाकी पड़े रह जाएंगे, फिर उसको यूज़ तो करने अपनों ने कब, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, ऐसे करके फिर तब तो खाली पड़े रहेंगे। आइडल फंड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आइडल फंड्स। खाली पड़े रहना फंड्स का बहुत ही महा बुरी बात है। क्यों? क्योंकि सर अब जो हमारा 30 लाख में चाहिए था, चलो 30 लाख तो इन्वेस्ट कर दिया, 1 करोड़ मंगवा रखा है हमने, 70 लाख जो बचा है, अगर हम ये अभी ना लेते, जब जरूरत होती तभी ले लेते, मतलब जैसे मान लो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो हमें एक बात बताओ, इस 75 लाख हमारे आइडल पड़े हैं वो हम कहीं पे इन्वेस्ट कर देते तो हमें उस पर इंटरेस्ट ना मिलता, कम से कम इंटरेस्ट मिलता भाई, एटलीस्ट हमें उस पर अगर एफडी भी कराए थे 75 लाख की तो हमें उस पर इंटरेस्ट तो मिल ही जाता। बट ये तो बिल्कुल ही आइडल पड़ा है 75 लाख। अगर एफडी भी हम कराते हैं तो भी हमें दिक्कत है। अब क्यों? 1 महीने बाद चाहिए। तो कंपनी ने एक दिमाग लगाया, क्या कहते हैं, कंपनी कहती यार एक काम कर, पब्लिक को ऐसे कह दे, पब्लिक को समझो, ऐसे कह दो कि आपको आज हम, ये देखो, और कंपनी क्या कर रही है, मान लो आप, कंपनी कहती मैं ना पब्लिक के पास जाके मार्केट में बोलती मैं 1 लाख शेयर्स इशू कर रही हूँ जिसकी एक शेयर की कीमत है 100 रुपये। कितने? 100 रुपये। अब पब्लिक में से एक बंदा निकला, अपने वर्ग का था, कंफ्यूज जल्दी होता था, कहता सर मुझे अगर मान लो मैं 5 शेयर खरीदता हूँ आज आपके, तो मुझे क्या 505 इंटू 100, 500 के 500 आज ही पे करने पड़ेंगे? कंपनी कहती इसमें दिमाग है, ये हमारा बंदा है, ये समझ गया बात। क्या कंपनी कहती नहीं, अगर कोई हमारे शेयर खरीदना चाहता है तो क्योंकि हमें 1 करोड़ की पूरी आज रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप एक काम करो, ऐसे ऐसे करके आज पे कर दो, मतलब आज आपको पर शेयर 30 रुपये पे करने पड़ेंगे, फिर आप 1 महीने बाद पे कर देना 20 रुपये पर शेयर, फिर आप पे कर देना 25 रुपये पर शेयर, और फिर आप पे कर देना 25 रुपये पर शेयर। मतलब अगर आपको आज हमारे शेयर खरीद के हमारी कंपनी का शेयर होल्डर बनने की इच्छा है आपके मन में, तो अगर कोई बंदा 100 शेयर खरीदता है, कितने शेयर, या फिर मान लो 5 शेयर खरीदता है, तो 5 इंटू 30 आज उसको 150 रुपये पे करना पड़ेगा, और वो हमारी कंपनी का शेयर होल्डर माना जाएगा। फिर वो कहता, खुश हो गया आदमी, वो कहता फिर हमें बाकी पे करना ही नहीं, अभी नहीं करना, कहते बाद में करना पड़ेगा। बाद में कब? अब कंपनी के दिमाग में बनी हुई है पिक्चर, कहते यार 1 महीने बाद मंगवा लेंगे। तो कंपनी ने जब भी
30 रुपये आगे रिसीट काट के दी ना उसको, तो उसमें लिख दिया कि अब 1 महीने बाद तुझे हमें 20 रुपये पे करने होंगे, फिर 2 महीने बाद 25 रुपये पर शेयर, फिर 25 रुपये, फिर 1 महीने बाद पर शेयर पे करना पड़ेगा। ऐसे करके तेरे 100 रुपये पूरे हो जाएंगे। और फिर साल बाद या जब भी हमारा इस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट आएगा, जनरली साल तक का होता है सिस्टम इसमें, तो तुझे हम इस पर कुछ प्रॉफिट देंगे, वो डिविडेंड की फॉर्म में, वो अलग बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिक समझ में आ गया कि सर 4 इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी पैसे मंगवाती है जनरली, क्योंकि जनरली जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें सारी अमाउंट आज ही कैपिटलाइज नहीं कर देनी होती है, हमें धीरे धीरे करके रिक्वायरमेंट होती है, वैसे वैसे हम चलते रहते हैं। तो सर अब कंपनी कहती है यार हम इसको कैसे एंट्री करें, इसको क्या नाम दें, इसको क्या नाम दें, इसको क्या नाम दें, और इसको क्या नाम दें। कहते नाम समझ नहीं आया मेरे को, क्या कह रहे हो आप। जैसे मान लो हमने एक खर्चा पे करना है, एक्सपेंस पे करना है, मान लो 10,000 रुपया खर्चा है। कितना खर्चा है? 10,000 रुपये का। तो क्या मैं ऐसे करता हूँ क्या, 10,000 रुपये अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ये क्या वाहियात बात लिखी है आपने, यहाँ तो नाम आता है, यहाँ आती है अमाउंट। अरे बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आप गलत नहीं कह रहे, मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझ नहीं रहे आप यार। मतलब जैसे यहाँ पे कोई जाने की वजह कैश आई है, वैसे यहाँ पे भी कोई नाम आता था। तो अब आप मेरे साथ साथ क्रॉस क्वेश्चन कर देते थे, सर 10,000 मत लिखो, नाम बताओ। मैंने कहा इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम है वेजेस। क्या नाम है? खर्चे का नाम वेजेस। वैसे ही अब यहाँ पे भी दिमाग लगाओ। कहते सर अब 10 रुपये आ तो रहे हैं, 10 रुपये जो आ रहा है इस, चलो ठीक है मान के 4 इंस्टॉलमेंट्स है, इस इंस्टॉलमेंट को क्या नाम दें। धीरे धीरे बात खुली, 4-5 बंदों ने क्वेश्चन पूछा, तो सामने से जवाब आता है, जो पहली बार पैसा मंगवाएंगे ना उसको बोलते हैं हम क्या, एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं इसको? थोड़ा जोर से रिपीट किया करो साथ में। पहली बार जो हम मनी मंगवाते हैं, शेयर के बुक वैल्यू की पहली मनी जो होगी ना, फेस वैल्यू की जो पहली अमाउंट मंगवाएंगे उसे बोलेंगे क्या, एप्लीकेशन मनी। सर एप्लीकेशन मनी क्यों बोलते हैं इसको, अब ये समझ लो भाई। जनरली प्रोसेस क्या होता है कि जो एक शेयर होल्डर या फिर एक बंदा है, मैं हूँ, मैं कंपनी में क्या करना चाहता हूँ, शेयर होल्डर बनना चाहता हूँ, तो मैं कंपनी में अप्लाई करूँगा। अप्लाई करते टाइम मुझे जो मनी पे करनी पड़ेगी वो क्या हो जाएगी कंपनी के लिए, ये वो मनी है जो इस बंदे ने पे करी है अप्लाई करते टाइम, तो एप्लीकेशन मनी होगी। फिर कंपनी ने देखा कि हाँ यार चलो ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है बंदा। अब कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन के बाद इसको शेयर वास्तव में दे देती है। इसको क्या बोलते हैं, शेयर को देना मतलब अलॉट कर देती है। जैसे मकान अलॉट होते हैं ना, वैसे शेयर अलॉट कर देती है इनको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी। सर थर्ड को क्या बोलेंगे, थर्ड को बोलते हैं फर्स्ट कॉल मनी। क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल। और लास्ट को क्या बोलते हैं, सेकंड कॉल, या लास्ट या फिर फाइनल कॉल मनी। क्या बोलते हैं सर, क्या हमेशा 4 पार्ट्स में मंगवाएगी, कोई जरूरी नहीं है, 6 पार्ट में मंगवा सकती है। फिर क्या हो जाएगा, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल एंड फिफ्थ कॉल। फिफ्थ कॉल को बोलेंगे क्या, फाइनल कॉल मनी। जो लास्ट वाली मनी उसको क्या बोलेंगे, फाइनल कॉल। जो फर्स्ट वाली उसको बोलेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद वाली अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद वाली फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये सारा प्रोसेस चलता है। नामकरण हो गया जी, इस 30 रुपये का नामकरण कर दिया क्या, एप्लीकेशन मनी। इस 20 रुपये का जो हमने नाम रखा वो क्या रखा, अलॉटमेंट मनी। इस 25 का नाम रखा फर्स्ट कॉल, एंड फर्दर जो 25 आएंगे उसका नाम रखा हमने क्या, सेकंड कॉल, लास्ट कॉल या फुल एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है, तो ये सारा एक तो सिस्टम हो गया इसका। अब हमें एंट्रीज देखनी है, एंट्री की क्या कैसे करेंगे हम एंट्रीज की। बड़ी नए नाम सुनाए हैं आपने, फिर एंट्री में भी नए नाम यूज़ होंगे। जैसे वेजेस को यूज़ करते थे, वेजेस के नाम को, वैसे ये नाम भी यूज़ होंगे सर, बिल्कुल यूज़ होंगे। अब समझो कैसे, एक बार इसको नोट कर लो, फिर अपने एंट्री बेस पे चलते हैं थोड़ा सा। नोट कर लेना भाई इसको, ठीक है। चलो इसको लिखे रहने देते हैं यहीं पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर याद रखना, नॉर्मली बता रहा हूँ क्या इसका ट्रीटमेंट होता है।
जितनी बार मनी मंगवाई है उसका इंटू 2 कर दो। कितनी बार मनी मंगवाई, 1 2 3 4, 4 इंटू 2 8। बेसिकली 8 एंट्रीज होती हैं हर एक क्वेश्चन में, बेसिकली हर क्वेश्चन में 8 एंट्रीज होंगी। और अगर सर 3 बार में पूरी कर दी तो फिर 3 इंटू 2 6 एंट्रीज होती जनरली। और ये बेसिक फॉर्म बता रहा हूँ, आगे 15 एंट्री वाले भी क्वेश्चन आएंगे तब की तब देखेंगे। हमें इतना पता लग गया कि सर जितनी बार कॉल, मतलब जितनी पार्ट्स में मनी मंगवाई जाती है उसका इंटू 2 क्या होती है, नंबर ऑफ एंट्रीज आ जाता है। रट्टे मारने वाली बात नहीं है, अभी समझ जाइए कैसे कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, कंपनी के पास ये चारों पैसा रिसीव होएगा, रिसीव किस फॉर्म में होएगा, कैश या बैंक में। तो कैश और बैंक बढ़ेगा तो सर हम बैंक मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। असेट बढ़ रही है, बैंक का बैलेंस डेबिट, बढ़ाने के लिए डेबिट कर दिया। 2 किस वजह से बढ़ा, सर पहली बार तो किस वजह से बढ़ा, 30 रुपया एप्लीकेशन, तो आएगा क्या, एप्लीकेशन मनी अकाउंट। ठीक है, क्या आएगा, एप्लीकेशन मनी अकाउंट। इसको ना थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक वे में लिखना चाहें तो अपने ऐसे भी लिख देते हैं क्या, क्योंकि कंपनी का चैप्टर है और कंपनी में कंपनी क्या इशू कर रही है, शेयर इशू कर रही थी ना ये, तो ये ऐसे बोल देता कभी कभार क्या, शेयर एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। ठीक है, चलो जी ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो अपने सिस्टमेटिक आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। हाँ भाई ठीक है, हाँ पहला क्या आया सर, शेयर एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी। लेट से किसी बंदे ने 100 शेयर परचेज करने की बात करी है, कितने शेयर परचेज करने की बात करी है यार, तुम ना कंफ्यूज हो गए इससे। मैं यहाँ पे अमाउंट ये डिजिट चेंज करता हूँ। लेट से मान लो कितने शेयर परचेज करने की डिमांड करी है, बात करी है इसने, 500 शेयर, कितने की 500। अब इसको पहली बार में कितने रुपए पे करना पड़ेगा, 30। कितने शेयर है, 30, तो एक शेयर पे करना है। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने, 500, कितना पे करना पड़ेगा, 15,000। अच्छा अब एक बात बताओगे, ये एंट्री किसकी बुक्स में हो रही है, जो पे कर रहा है उसकी बुक्स में हो रही है या कंपनी की बुक्स में हो रही है। सिंपल सी बात है, कंपनी को पैसा मिला है तो डेबिट हुआ है, उसके सही हाथों गया होगा पैसा ना, उसकी हमें नहीं पता, हम तो कंपनी अकाउंट्स की एंट्रीज कर रहे हैं। कंपनी अकाउंट है चैप्टर का नाम। तो कंपनी कहती है मेरे को बैंक में पैसा आ गया 15,000। हमने पूछा क्यों आया, कहता है क्योंकि शेयर एप्लीकेशन मनी किसी ने दी है मुझे। मैंने कहा ठीक है भाई। दूसरी एंट्री देखो, सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू, देखना क्या होगा यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब अब जो इससे पैसा आया था ना, यहाँ पे क्रेडिट क्यों हुआ, कहता है यार ये पैसा तो आ गया पर हमने इसको वादा भी तो किया है। क्या वादा किया है कि तू जैसे एप्लीकेशन मनी पे कर देगा क्या हो जाएगा, तू हमारी कंपनी का मालिक बन जाएगा। बाद में तू भले ही पे करता रहना, आज तू इतने पे करके मालिक बन गया हमारी कंपनी का। अच्छा तो ये क्या होगी हमारी, हम वादा करके आए हैं, हमारे से एक तरह से लाइबिलिटी क्रिएट होगी। क्यों, क्योंकि सर हम ये वादा, हमारी लाइबिलिटी से क्रिएट होगी क्योंकि पैसा तो आ गया बट हमने इसको मालिक तो बनाया ही नहीं। सर मालिक की कौन सी एंट्री होती है, ये वाली एंट्री मालिक की है। देखो कैसे, अब कहता हाँ जी अब मैं मालिक बनाने जा रहा हूँ, मालिक बनाने जा रहा हूँ तो मतलब लाइबिलिटी मेरी खत्म हो रही है। पहले लाइबिलिटी थी मालिक बनाने की, अब जो खत्म करके मालिक बना रहा हूँ। देखो ये बंद कर दी, लाइबिलिटी खत्म करने के लिए क्या करूँगा, जब लाइबिलिटी बड़ी थी तो क्रेडिट करा था, लाइबिलिटी खत्म करने के लिए उल्टा डेबिट कर देंगे 15,000। अब देखो ये मालिक कैसे बना, मालिक ऐसे बनता है जब क्या होता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाती है। सर ये समझ नहीं आ रहा सर, काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है। समझो 11th में हम क्या करते थे सर, एक छोटी सी एंट्री करते थे, पहली एंट्री आती थी जर्नल एंट्री में, कमेंस करते थे बिजनेस विद कैश। क्या करते थे, कमेंस बिजनेस विद कैश। क्या करते थे सर, उसकी एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। जरा देखो इन दोनों को कंपाउंड एंट्री करना इन दोनों की, तो क्या ये भी यही नहीं बन जाएगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, ये से तो ये कट ही गया, टू शेयर कैपिटल। सर फिर यहाँ पे कैपिटल आता था, यहाँ पे शेयर कैपिटल क्यों, अरे यार यहाँ पे पब्लिक से पैसा ले रहे हैं ना, यहाँ पे वो ओनर खुद से घर से पैसा लगाता था।
समझ में आ गई बात? हाँ जी, मतलब अगर ये घर से पैसा लगा रहा होता तो हम एंट्री कर देते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट इसने घर से पैसा नहीं लगाया, इसने पब्लिक से मांग लिया। तो पब्लिक को हम जैसे 15,000 पब्लिक हमें दे के गई, हमने वादा कर दिया कि भाई तुम्हें मालिक बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है, देखो वादा, लाइबिलिटी क्रिएट होगी। अब हम मालिक बनाने जा रहे हैं, देखो टू शेयर कैपिटल से तो मालिक बनता है, ये लाइबिलिटी में दिखाते होते हैं। हाँ, ये मालिक बनाया तो ये लाइबिलिटी कम कर दी। हाँ भाई हमने वादा वापस ले रहे हैं, क्यों? कहता वादा निभा दिया, मालिक बना दिया हमने, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, इससे पैसे आ गए, फिर हमने इसे ओनर बना दिया। चलो ये बात भी समझ में आ गई, आगे चलते हैं अब अपने, थोड़ा सा यार सही करेंगे इसको। हाँ भाई ठीक है, ये बात होगी। अब हम करने जा रहे हैं क्या, एंट्री नंबर थर्ड। एंट्री नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, देखो एंट्री नंबर थर्ड में बोल रहा है ये अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन मनी की बात पूरी होगी, ठीक है। अब देखना अलॉटमेंट मनी में क्या एंट्री पहले होगी, समझना इस बात को, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ समझते जाना है बात को। अलॉटमेंट के केस में फर्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री होगी। मतलब सर ये तो ऐसी एंट्री नहीं है क्या, थोड़ा नेचर देखा करो एंट्री का। सर शेयर मनी डेबिट कर रहे हैं टू शेयर कैपिटल, ये भी तो शेयर मनी डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री यहाँ बाद में हुई, यहाँ पहले हुई, बताऊंगा क्यों हुई। एक बार अमाउंट लिखो, 500 शेयर है, एक शेयर पे कितना रुपये देना पड़ेगा, 500, सॉरी 20, टोटल हो गया 10,000। अच्छा एक बात बताओगे, ये एंट्री किस चीज़ की थी? सर ये एंट्री उसकी थी जो पैसा आ रहा है, मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री थी। और ये किसकी थी? सर ये मालिक बनाने की एंट्री थी। मतलब हाँ भाई कंपनी कह रही है तेरे हमें 15,000 मिल गए, अब हम तेरे को 15,000 हमारी लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी दिखा रहे हैं। ये देखो ये बैलेंस शीट में आया था ना, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो ये एक तरह से मालिक बनाने की एंट्री थी। सर यहाँ पे इसने मालिक पहले ही बना दिया अलॉटमेंट के केस में। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जो बस कह रहा हूँ एक बार कर ही चलो, आप समझो क्या कह रहे हैं। सेकंड क्या होगा, सर इसमें उल्टा होता है क्या, अब यहाँ पे अब पैसा आएगा, पहले मालिक बनेगा और पैसा बाद में आएगा। तो पैसा अब आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किस नाम से आया, शेयर अलॉटमेंट के नाम से या शेयर अलॉटमेंट मनी के नाम से, ठीक है। कितना है, यही सेम अमाउंट आएगी 10,000, ठीक है। अच्छा समझना। फिफ्थ, अब सर एक बात याद रखना, जो शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री जैसे ये होती है ना, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये सेकंड एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी के केस में। ये मालिक बनाने की एंट्री थी। मालिक बनाने की एंट्री सेकंड नंबर पे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के केस में होती है। बाकी जितने भी केसेस हैं उसमें मालिक जो बनाते हैं शेयर कैपिटल क्रिएट करके, वो वाली एंट्री पहले होती है और बैंक वाली यानी कि मनी रिसीव्ड की एंट्री बाद में होती है। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या, फर्स्ट कॉल में भी यही ट्रेंड चलेगा कि पहले मालिक बनाया जाएगा फिर मनी रिसीव होगी? बिल्कुल। तो मतलब क्या होएगा सर, शेयर फर्स्ट कॉल मनी या फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है सर, एक शेयर पे 25 रुपये है, मैंने 500 शेयर खरीदने की बात करी हुई है, 12,500 रुपये। फिर सर अब एंट्री सेम चलेगी बिल्कुल, क्या पहले मालिक फिर क्या मनी रिसीव्ड, इसमें भी पहले मालिक फिर मनी रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिट टू किस नाम से पैसा आएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना है, ये सेम अमाउंट आएगी क्या, 12,500। अब यार मेरे पास थोड़ा यहाँ पे स्पेस की दिक्कत है, तो मैं ना यहाँ पे फोर्थ वाली नहीं, बाकी चलेगा सेम ही। क्या फोर्थ वाले में हो जाएगा शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल पहली एंट्री, फिर एट्थ एंट्री होगी क्या, बैंक टू शेयर सेकंड और फाइनल कॉल, ठीक है। जो मैं तुम्हें चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझो, बस इतना ही है। फिर अपने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन इतना ही होगा, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। समझो सर, बाकी सारी बात समझ में आ गई, A to Z विद रूल्स आपने एंट्री करवा दी। सिर्फ एक बात बता दो, यहाँ पे ऐसा क्यों किया कि पहले एप्लीकेशन मनी में रिसीव की एंट्री करी फिर मालिक बनाया, बाकी में पहले मालिक बनाया फिर रिसीव, पहले मालिक बनाया फिर रिसीव, फिर पहले मालिक बनाएंगे फिर रिसीव। ऐसा क्यों सर, इतना भेदभाव क्यों, वाई दिस सो मच डिस्क्रिमिनेशन? सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात समझना एक बार, अब इसको थोड़ा सा भूलना पड़ेगा।
जो मैं समझा रहा हूँ वो समझना पड़ेगा। अपने स्कूल लाइफ से रिलेट करते हैं इस चीज़ को। 10th के बाद बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है स्कूल्स में ना, एक स्कूल से छोड़ के दूसरे स्कूल में जाते हैं। मैं खुद गया था, मैं तुम्हें क्या बताऊँ यार ना, तो समझो इस बात को। मैं किसी स्कूल में गया एडमिशन लेने, अच्छा उन्होंने कहा कि आपके मार्क्स वार्क्स पूछ लिए, कहते हाँ ठीक है सर आप सेट है, मामला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे एडमिशन फ़ीस जमा करा दो, आप यहाँ पे एडमिशन फ़ीस जमा करा दो। मैंने कहा क्यों? कहता फिर आपको स्टूडेंट की आईडी इशू हो जाएगी। क्या इशू हो जाएगी? स्टूडेंट आईडी। वो स्टूडेंट क्या होती है पता है आपको? सर उस पर कभी रेट लिखा होता है कभी फीस का? नहीं। अरे वो इनडायरेक्टली बात होती है। इनडायरेक्टली वो एक पर्ची होती है जो बाहर वॉचमैन को दिख जाती है ना, तो पता लग जाता है इसने फीस भर रखी है, ये हमारे स्कूल का बच्चा है। सिंपल सी बात है। मतलब क्या कभी आपने ऐसे सुना है क्या कभी आप किसी के पेरेंट्स ऐसे कह रहे हो अभी आप इसको आईडी कार्ड इशू कर दो, 2 महीने बाद हम आपकी एडमिशन फ़ीस दे देंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। एडमिशन फ़ीस पहले पे करनी पड़ती है, फिर आपको आईडी कार्ड, यानी कि वो आईडी कार्ड क्या है? वो एडमिशन जो हमने 15,000 जो भी जितने की एडमिशन फ़ीस पे करी है उसकी पर्ची है इनडायरेक्टली कि हाँ भैया आपने पे कर दिया, इस स्कूल में आपका एडमिशन हो गया। मतलब अगर आप एडमिशन फ़ीस की बात करोगे तो आपको एडमिशन फ़ीस पहले पे करनी पड़ेगी, यानी कि स्कूल को एडमिशन फ़ीस पहले मिलेगी, उसके बाद वो आईडी कार्ड इशू करेगा। मतलब उस स्कूल के बच्चे वाला हक आपको कब मिलेगा? उसकी जो एडमिशन फ़ीस है वो पे करने के बाद। बहुत बढ़िया बात है। थोड़ी सी बात आगे लेके चलते हैं। एडमिशन फ़ीस पे करा दी, आईडी कार्ड इशू हो गया। अब क्या एक स्कूल में चीज़ होती है क्या, मंथली फ़ीस नाम की कोई चीज़ होती है क्या? परेशानी होती है क्या? कोई सारी चीज़ होती है कोई मंथली फ़ीस नाम की? हाँ सर होती है। वो क्या सिस्टम होता है? सिस्टम क्या होता है समझो। मान लो आपने एडमिशन फ़ीस पे करा के सब कुछ करके आपने 1 अप्रैल को स्कूल ज्वाइन कर लिया, मतलब 1 अप्रैल को स्कूल लग गया, आपका एडमिशन 1 अप्रैल को हो गया, तो क्या आपके अगले 1 अप्रैल तक की जो मंथली फ़ीस होएगी वो अब मांगी जाएगी या अगले 1 अप्रैल के अगले 1 मंथ तक की? मतलब क्या होएगी? 1 मई तक की। 1 अप्रैल को आपने फ़ीस जमा करा दी एडमिशन फ़ीस नाम से, अब जो मंथली फ़ीस चलेगी 1 अप्रैल से 1 मई तक, वो 1 अप्रैल को रिसीव कर लेंगे या 1 मई को रिसीव करेंगे? सर 1 मई को रिसीव करेंगे। मतलब पहले आपको 1 अप्रैल से 1 मई तक का बच्चा बनने का हक दे दिया जाएगा। क्या बच्चा बनने का हक है सर? अरे रेगुलर स्कूल में जाओ आप। अच्छा सर स्टूडेंट लेक्चर आप अटेंड करो, रेगुलर पार्टिसिपेशन करो, क्लास में इंटरेक्शन करो टीचर्स के साथ। ये क्या है? स्टूडेंट बनने का फ़ायदा। तो आपको स्टूडेंट बनने का फ़ायदा पहले तो दे दिया 1 महीने तक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वो एडमिशन फ़ीस पे करके तो आए हैं, वो है 1 महीने की। नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज़ होती है। एडमिशन फ़ीस सिर्फ इस बात के लिए ली जाती है कि आपको बस एक आईडी कार्ड इशू करना है हमने कि हाँ आप हमारे स्कूल के बच्चे हो। अब मंथली फ़ीस का जो रोटेशन है वो हर महीने घूमता है। कैसे घूमता है? पहले आप 1 महीना बच्चा बन के रहते हो वहाँ पे, उसके बाद 1 महीने बाद आपको नोटिस आता है कि हाँ अब आप एडमिशन फ़ीस पे कर दो। उसके बाद भी 2, 3, 4, 5 दिन लेट कर देते हैं। फिर हम 1 महीना उस स्टूडेंट बनने की बेनिफिट उठाते हैं, उसके बाद हमें क्या होता है? नोटिस आता है कि हाँ अब आप फीस पे कर दो। सर ये क्या आप ओल्ड एग्जाम्पल दे रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब समझ में आएगा, समझो अब समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा समझ में। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला? एडमिशन जो लेते वक्त पहली फ़ीस पे करते हैं वो कौन सी होती है? एडमिशन फ़ीस। एडमिशन फ़ीस और कुछ नहीं है, एप्लीकेशन मनी है। मैंने क्या बोला था? एडमिशन फ़ीस पहले पे होती है, स्कूल वाले आईडी बाद में इशू करते हैं, मतलब बच्चा बनने का हक बाद में देते हैं। वैसे कंपनी में होता है, कंपनी कहती है पहले मैं क्या लूँगी? एप्लीकेशन मनी, उसके बाद तुम्हें मैं शेयर होल्डर बनाऊंगी। अच्छा अब फिर सर बाद में क्या होता है? स्कूल में ही पहले ऐसे होता होगा कि सर बैंक में एंट्री होती होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडमिशन फ़ीस, फिर एडमिशन फ़ीस अकाउंट डेबिट टू ये बच्चे का नाम आया कि हाँ भी हमारा स्कूल का बच्चा है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी के केस में कर दिया। अब सर मंथली फ़ीस में क्या एंट्री होती होगी? वहाँ पे स्कूल में एंट्री होती होगी ये वाली, क्या कि पहले हम मालिक बना रहे हैं, पहले एक बच्चे को 1 महीने तक की छूट दे रहे हैं कि तू हाँ स्कूल के बेनिफिट उठा, ये उठा रहा स्कूल के बेनिफिट। ये बच्चा यहाँ पे शेयर होल्डर मान लो, इसको कह दिया 10,000 तक की कोई बात नहीं, 10,000 का मालिक बना देते हैं तेरे को पहले ही हम, कोई दिक्कत नहीं है यार, तू दे देगा। एडमिशन फ़ीस जब तूने जमा करा दी, अब तू भाग के थोड़ी जाएगा, 10,000 भी दे देगा। तो पहले तेरे को मालिक बना लेते। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन मनी पे करने के बाद ही, तुरंत बाद ही तुम्हारा क्या बन गया? शेयर होल्डर बन गया। मतलब तुम्हारा मेंबर है तो तेरे पे पूरा भरोसा है हमें, तू धोखा दे सकता है, हम धोखा नहीं देंगे, हम तेरे को पहले मालिक बना देंगे। वही सेम सिस्टम स्कूल में था कि पहले आप 1 महीने का बेनिफिट लो, उसके बाद फीस आएगी।
ये सेकंड मंथली फीस मान लो। पहले आप क्या लो, 1 महीने का बेनिफिट स्कूल एंट्री कर दिया कि हाँ भाई शेयर फर्स्ट कॉल या फिर एट सेकंड इंस्टॉलमेंट फीस अकाउंट डेबिट टू ये बच्चे का नाम, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू ये शेयर सेकंड कॉल या फिर जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आता था वो। मतलब सर एप्लीकेशन मनी पहले इसलिए पे कराता है और एंट्री करी जाती है क्योंकि इसके बिना तो बंदा शेयर होल्डर नहीं बन सकता। ये करा तो शेयर होल्डर बन गया, अब इसे हमने बुक्स में शेयर होल्डर बना दिया। फिर सर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे करने की बारी आई। सर फिर वही बात, पहले क्या करेंगे, वो स्कूल वाले कहते थे कि हाँ भैया तो स्टूडेंट का बेनिफिट उठा ले, यहाँ बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं तेरे को मालिक बनाया, तू कौन सा भागा जा रहा है, एप्लीकेशन मनी तूने पे कर दी, डुबानी थोड़ी है, अगर तूने ये पेमेंट ना करी तो तेरे 15 थोड़ी देंगे, हम डूब जाएंगे, तो 15 डुबाने थोड़ी, तो 10,000 भी देगा, चिंता मत कर, तेरे को हम पहले मालिक बना देते हैं, तू बाद में पे कर देना, तेरे को पहले मालिक बना देते हैं तो तू बाद में पे कर देना, सेकंड कॉल के लिए भी पहले तेरे को मालिक बनाएंगे फिर तू बाद में पे कर देना। तो ये बेसिक रीज़न है कि एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन के केस में क्या करेंगे हम, पहले बैंक वाली यानी कि रिसीव की एंट्री करेंगे, उसके बाद हम मालिक बनाने की या फिर ओनरशिप प्रोवाइड या फिर ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे। जबकि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और जो सेकंड कॉल आएगा इस केस में हम पहले एंट्री करते हैं ओनरशिप की एंड देन हम एंट्री, यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन हम एंट्री करते हैं किसकी, रिसीट की और रिसीट की। सर यहाँ पे रिसीट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट की जगह सेकंड कॉल आ जाएगा, शेयर सेकंड कॉल। सर यहाँ पे पहले किसकी होती है एप्लीकेशन के केस में, रिसीट की, फिर होती है किसकी, ओनरशिप की, ट्रांसफ़र करने की, मालिकाना हक देने की। तो ये सारा बेसिक इसका स्ट्रक्चर और सारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो भाई इसको पढ़ना अच्छे से, बाय हार्टली चीज़ समझने की कोशिश करना, और फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास से और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है।